एंड वील स्टार्ट विथ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से शुरू कर रहे हैं। कॉशन प्रिवेल्स अहेड ऑफ द डैश ऑफ यूएस इलेक्शंस। कॉशन का मतलब होता है सचेतता, सावधानी। प्रिवेल्स मतलब चल रहा है, प्रचलित है, सब लोग सावधानी बरत रहे हैं या सावधानी बरती जा रही है। अहेड ऑफ दी, उससे पहले, अहेड ऑफ दी आउटकम, कॉज, होल, सर्कमस्टांसेस ऑफ यूएस इलेक्शंस। यूएस इलेक्शंस का जो परिणाम या आउटकम है उसके पहले एक कॉशन प्रिवेल है। लोग सोच समझ के सावधानी से कुछ कर रहे हैं। विच विल डैश फिल्टरिंग स्टार्टिंग अर्ली वेंसडे, विच विल एंड, स्टार्ट, प्रोसेस, डिपार्ट, filtering starting early Wednesday India time। जो आने लगेगा छन छन के वेंसडे को, इंडिया टाइम के हिसाब से अर्ली वेंसडे को, एंड डैश रिन्यूड डाउट्स एंड एट इन ऑन इनटू रिन्यूड डाउट्स अंडर ग्रीसिस पॉलिटिकल डैश, ओवर ग्रीसिस पॉलिटिकल डैश, अगेन ग्रीसिस पॉलिटिकल डैश, रिसेंटली ग्रीसिस पॉलिटिकल, लिमिटेशन, क्लेवरनेस, स्टाइल, एबिलिटी टू पुश थ्रू, सिवियर फिस्कल, impair, soft reforms, different, purify। देखिए इससे पता चल गया कि पहले तो बात हो रही है आउटकम की, कि कॉशन प्रिवेल्स अहेड ऑफ द आउटकम ऑफ यूएस इलेक्शंस। यूएस इलेक्शंस के परिणाम के पहले एक लोग सोच समझ के बोल रहे हैं, विच विल स्टार्ट फिल्टरिंग, जो धीरे धीरे आके छन के आने लगेगा, उस स्टार्टिंग अर्ली वेंसडे इंडिया टाइम, इंडिया टाइम के हिसाब से अर्ली वेंसडे को, एंड डैश रिन्यूड एंड एट रिन्यूड डाउट्स इन ऑन इनटू रिन्यूड डाउट्स। The caution prevails ahead of the outcome of the elections, ahead of the outcome of US elections। US elections के पहले, मतलब US elections का परिणाम आने के पहले caution prevail कर रहा है, and dash renewed doubts and at renewed, in renewed doubts, on, into, चारों में से कोई नहीं होगा। डैश ग्रीसिस पॉलिटिकल, ओवर को लेकर के, ग्रीस का जो पॉलिटिकल, लिमिटेशन, क्लेवरनेस, स्टाइल, एबिलिटी, कि उसकी पॉलिटिकल एबिलिटी है कि नहीं टू पुश थ्रू, कि वो आगे बढ़ाए सिवियर, बहुत ही गंभीर या स्ट्रॉन्ग फिस्कल या वित्तीय रिफॉर्म्स, सुधारों को। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स गेन डैश द रूपी फॉल्स। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स गेन, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स को लाभ मिलेगा आफ्टर द रूपी फॉल्स, जब रुपी फॉल करेगा, क्योंकि जब रुपये का बहुत वैल्यू गिरता है ना, तो आपको क्या होता है कि उतने ही डॉलर्स जो आपको मिल रहे होते हैं उसमें आपके पास इंडियन रूपी में ज़्यादा पैसा मिलता है। टू अ मोर दैट देम देन मोर देन more than 1 to 1.5 month low against the dollar. Infosys
gains 1%. Cipla gains 2.8%, having hit earlier a maximum read record explain high. Earlier a record high after posting a 61.8% surge in July-September earnings. ये पूरा अजीब लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम का है, एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ सकता है, फुल स्टॉप कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब ये जो लिखा है ना कि रिन्यूड डाउट्स, तो एट रिन्यूड डाउट्स की इन रिन्यूड डाउट्स की ऑन रिन्यूड डाउट्स की इनटू रिन्यूड डाउट्स, इसमें चारों में से कोई नहीं होगा। ये तो बड़ा ही, क्योंकि पूरा जो ये क्लोज पैसेज है इसमें फुल स्टॉप्स कहीं नहीं है और बीच बीच में सेंटेंस में कुछ छूटा हुआ नजर आ रहा है। तो कॉशन प्रिवेल्स अहेड ऑफ द आउटकम ऑफ यूएस इलेक्शंस, यूएस इलेक्शंस के परिणाम के पहले कॉशन है, लोग सोच समझ के बोल रहे हैं, विच विल स्टार्ट फिल्टरिंग, और ये आउटकम या परिणाम यूएस इलेक्शन का छन छन के आना शुरू होगा स्टार्टिंग अर्ली वेंसडे इंडिया टाइम के हिसाब से अर्ली वेंसडे को, एंड डैश रिन्यूड डाउट्स। अगर at renewed doubts over थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है अगर पॉसिबली, अगर हो सके तो, ओवर ग्रीसिस पॉलिटिकल एबिलिटी, इस बात को लेकर कि ग्रीस में पॉलिटिकल एबिलिटी या राजनीतिक क्षमता है कि नहीं कि टू पुश थ्रू, कि वो आगे बढ़ाए सिवियर फिस्कल रिफॉर्म्स को। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स गेन, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स को लाभ मिलेगा आफ्टर द रूपी फॉल्स, जब रूपी गिरेगा, टू अ मोर देन 1 to 1.5 month लो अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के मुकाबले अगर इतना गिरेगा तो। इन्फोसिस गेन्स 1%, सिप्ला गेन्स 2.8%, हैविंग हिट अर्लियर, पहले ही हिट कर चुका है, और रिकॉर्ड हाई, अब तक का रिकॉर्ड हाई आफ्टर पोस्टिंग का 61.8% सर्ज इन जुलाई सितंबर अर्निंग्स। समझ में तो आ गया रहा है कि क्या आ रहा है, बट अभी भी जो पैसेज होना चाहिए, पैसेज में क्लैरिटी नहीं है, बीच बीच में फुल स्टॉप्स नहीं है, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर मिसिंग। पैराजम्बल, इन द मैनर ही हैड प्लान टू कन्विंस देम, आई थिंक इस तरह के सवालों को ना सही करना पड़ेगा। आई आस्क्ड समवन टू टाइप इट डाउन, किसी को कहा कि टाइप करो, टाइप करने में ही कुछ गलत लगा दिया है। In the manner he had planned to convince them, on realizing that he had failed to convince the assembly, who had a reputation for speech making, was very much disappointed. On realizing, ये महसूस करने पर, that कि he had failed, कि वह सफल रहा था, to convince the assembly, सभा को convince करने में। इन द मैनर, उस तरीके से, ही हैड प्लान, जैसा कि उसने प्लान किया था, टू कन्विंस देम, उन्हें कन्विंस करने का, उस तरह से कन्विंस करने में वह सफल रहा। who had a reputation for speech making was very much disappointed. यहाँ पे होना चाहिए था द पर्सन, पर्सन हु हैड अ रेपुटेशन फॉर स्पीच मेकिंग, जिनकी छवि थी स्पीच मेकिंग बहुत अच्छा करते थे, वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए, ऑन रियलाइजिंग, ये महसूस करने पर, दैट ही हैड फेल्ड, कि वो सफल रहे थे, टू कन्विंस द असेंबली, असेंबली को कन्विंस करने में, इन द मैनर, उस तरीके से, ही हैड प्लान, जैसा उन्होंने प्लान किया था, टू कन्विंस देम। तो इसमें RSQP ये होगा, लेकिन इसमें भी देखिए यहाँ I स्मॉल होना चाहिए था, उस, चलिए हालांकि इतना तो चलेगा, पर यहाँ पे द पर्सन छूटा है। एंड देन वर्ड केम फ्रॉम इनसाइड मिड द रिलीज्ड सिविलियंस दैट आफ्टर ऑल द प्रोसेस कुड बट फ्लिटिंगली,
लास्ट सेंटेंस है, लास्ट पार्ट है बट फ्लिटिंगली, पहला एंड देन वर्ड दैट, लेकिन फिर वर्ड ये बात की, आफ्टर ऑल आखिरकार, द प्रेस कुड मीट, प्रेस मिल सकता था, द रिलीज्ड सिविलियंस, छोड़े हुए सिविलियन लोगों से, केम फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आया, बट फ्लिटिंगली, थोड़े समय के लिए मिल सकते हैं, एंड देन वर्ड केम फ्रॉम इनसाइड पहले, और फिर ये बात अंदर से आई, दैट की, आफ्टर ऑल आखिरकार, द प्रेस कुड मीट, प्रेस के लोग मिल सकते थे, द रिलीज सिविलियंस, रिहा किए गए सिविलियन से, बट फ्लिटिंगली, थोड़े ही समय के लिए, एंड देन वर्ड केम फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बात आई, दैट आफ्टर ऑल, आखिरकार, PR SQ की आखिरकार, दैट आफ्टर ऑल द प्रेस कुड मीट द रिलीज सिविलियंस, प्रेस के लोग मिल सकते थे रिहा किए गए सिविलियन से, बट फ्लिटिंगली, थोड़े ही समय के लिए। सो PR SQ इज द राइट आंसर। मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, सिरिंज की स्पेलिंग सही है, डिक्रेपिट, डिक्रेपिट का मतलब होता है कोई चीज़, सिरिंज जैसे इंजेक्शन देते हैं, डिक्रेपिट का मतलब होता है कोई बिल्डिंग है बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जर्जर। एल्यूमिनियम, कैम्बल, डबल L नहीं होता एल्यूमिनियम में, ठीक है, सिंगल L ही होता है, एल्यूमिनियम, इसी की स्पेलिंग गड़बड़ है, एल्यूमिनियम। ये पैसेज है, इसको पढ़ना है। रिलीजियस आर्किटेक्चर, धार्मिक जो स्थापत्य कला है, कोई निर्माण हुआ है बिल्डिंगों का, इमारतों का, तो रिलीजियस आर्किटेक्चर फॉर्म्स, वो बनाता है मेजर पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ इंडियाज बिल्ट हेरिटेज, भारत का जो बड़ा हुआ हेरिटेज या विरासत है। दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉट ओनली अनरिटन डॉक्यूमेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स ना केवल अलिखित दस्तावेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के, देर ऑल्सो स्टैम्प्स, बल्कि ये मोहर भी हैं, स्टैम्प्स भी हैं, ऑफ द माइट ऑफ द रूलर्स, उन राजाओं के शक्ति का, हु बिल्ट देम, जिन्होंने इसको बनाया, एंड आर्टिकुलेशंस ऑफ ग्रैंड विजन्स, और उनके जो बहुत बड़े बड़े विजन्स या दृष्टि थे, उनके आर्टिकुलेशंस या उनके अभिव्यक्ति है ये। सेक्युलर एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, कुछ धार्मिक भी और कुछ सेकुलर भी, अधार्मिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ढांचे हैं, आर प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लोकेशन, और प्रोडक्ट है उनके लोकेशन का, जहाँ पे वो स्थित हैं। द मटीरियल यूज्ड, जो मटीरियल यूज़ किया गया टू बिल्ड दम, उन्हें बनाने में, डिपेंडेड, वो निर्भर करता था, ऑन, इस बात पर कि व्हाट वाज अवेलेबल, क्या उपलब्ध था, टू द किंग्स, राजाओं को, एंड वर्कर्स, काम करने वालों को, एट दैट टाइम, उस वक्त पे। दे वर ऑल्सो रिफ्लेक्शन, वो ये भी दिखाने वाले थे, रिफ्लेक्शन था या प्रतिबिंब था, ऑफ द पायटी ऑफ द आर्टिशंस, कि कितनी क्षमता या पवित्रता थी आर्टिशंस, कारीगरों की, एंड वर्कर्स की। फॉर नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन, क्योंकि कुछ और नहीं है जो एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, द हार्ड वर्क, उस कठिन कार्य को, दैट वेंट इनटू, जो लगता था कटिंग, काटने में, थ्रू सॉलिड नेचुरल रॉक, सॉलिड नेचुरल रॉक को, टू कार्व आउट टेम्पल्स, ताकि उससे उकेरा जा सके मंदिरों को, एंड स्पेक्टेकुलर स्कल्पचर्स, और जबरदस्त स्कल्पचर्स, स्थापत्य कला। रॉक कट आर्किटेक्चर, चट्टान को काटा हुआ जो आर्किटेक्चर होता है, या एक बिल्डिंग की शैली होती है बनाने की, नेवर फेल्स टू ऑ मी, वो असफल नहीं रहता कभी मुझे ऑ करने में, ऑ करना मतलब किसी को अचंभित करने में, विद इट ऑल इट्स मैजेस्टी, अपनी पूरी भव्यता से, प्रिसीजन से, सटीकता, एंड इंट्रिकेट डिटेल, और बहुत ही एक जटिल उसमें चीज़ें बनी होती हैं, डिटेल बना होता है। द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर, जो एकदम पुराना, सबसे पुराना जो रॉक कट, चट्टान से कटा हुआ जो आर्किटेक्चर है, इस फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी, वो मौर्यन राजवंश से है। बट दी अजंता केव्स, लेकिन जो अजंता की गुफाएं, विच आई हैड विजिटेड, जिसको मैंने विजिट किया था फ्यू डेकेड्स अगो, कुछ दशकों पहले, एंड विच लेफ्ट मी ऑस्ट्रक, जिसने मुझे अचंभित करके छोड़ दिया, आर अमॉन्ग द अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल, ये अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल्स में से हैं। द उदयगिरी केव्स इन विदिशा, जो उदयगिरी गुफाएं हैं विदिशा मध्य प्रदेश में, आर नॉट एज पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, बट दे आर वर्थ विजिट, लेकिन वो घूमने लायक, देखने लायक हैं। फॉर, क्योंकि दे कंटेन सम ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स, क्योंकि वो रखते हैं, उनमें हैं
सम ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने हिंदू टेम्पल्स हैं एंड आइकोनोग्राफी है। दे वर बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, उन्हें गुप्ता पीरियड के दौरान बनाया गया था 350 to 550 CE। These caves were not just an expression of religious piety, ये जो गुफाएं हैं वर थे नॉट जस्ट, ना केवल एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति है रिलीजियस पाइटी धार्मिक पवित्रता का, बट ऑल्सो अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बल्कि एक राजनीतिक वक्तव्य भी है। एक स्टेटमेंट मतलब एक दिखाने का चीज़। दे लाई ऑन 2 लो सैंडस्टोन हिल्स, ये स्थित हैं 2 नीचे मतलब कम हाइट वाले सैंडस्टोन पहाड़ियों पे, बिटवीन द रिवर्स, 2 नदियों के बीच, बेतवा एंड ब्यास। इट इज़ पॉसिबल दैट, ये संभव है कि when these caves were carved out, जब इन गुफाओं को काट के बनाया गया, they fell directly on the tropic of cancer, वो सीधे पड़ते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पे, एंड thus इस प्रकार से the name translates to, इस तरह से इसका नाम ट्रांसलेट होता है to mount of sunrise, सूर्योदय, उदयगिरी, सूर्योदय का पहाड़। on the day of summer solstice, समर सोल्स्टिस जिस दिन होता है उस दिन, समर सोल्स्टिस क्या होता है, जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है, गर्मी का वो दिन होता है सबसे लंबा दिन, शायद 21 जून होता है क्या। ऑन द डे ऑफ समर सोल्स्टिस, जिस दिन समर सोल्स्टिस होता है, द सन वुड हैव बीन डायरेक्टली ओवरहेड, सूरज रहा होगा डायरेक्टली ओवरहेड, एकदम सर के ऊपर, मेकिंग दिस अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बनाता होगा इसको अ प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा की एक जगह। फ्रॉम व्हाट ऑल मटीरियल्स, उन कौन कौन सी मटीरियल से द किंग्स इन द पास्ट, पीछे जो राजा थे, यूज टू बिल्ड, बनाया करते थे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, सुंदर आर्किटेक्चर्स को, किन मटेरियल से बनाया करते थे, द मटेरियल दैट वाज अवेलेबल टू द किंग्स, वह मटेरियल जो उपलब्ध था राजाओं के पास एंड वर्कर्स के पास एट दैट टाइम, उस टाइम पे। स्पेशल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, खास तरह का रॉ मटेरियल वाज आस्क्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, कहा जाता था प्रोड्यूस किए जाने के लिए बाय द पीपल, लोगों द्वारा, बाय द किंग द्वारा, टू बिल्ड दीज आर्किटेक्चर्स। मोस्ट ऑफ द मटेरियल वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय द किंग्स, the material that was available to the kings and workers at that time. What qualities of the architecture, आर्किटेक्चर की कौन सी क्वालिटीज मेड द ऑथर, ऑथर को बनाती थी टू बी ऑस्ट्रक, कि वो ऑस्ट्रक रहे while seeing them, जब उनको देखे तो, उनको देखने पर कौन सी क्वालिटी थी आर्किटेक्चर की जिसने ऑथर को ऑस्ट्रक कर दिया देखने पर, तो ऑल ऑफ दिस, इसकी मजेस्टी, इसका प्रिसीजन, इसका इंट्रिकेट डिटेल, ऑल ऑफ दिस, इन तीनों चीज़ों को देख करके ऑस्ट्रक थे वो। द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर, जो सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर इज़ फ्रॉम विच डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी से है, तो जो सबसे पुराना है वो मौर्यन डायनेस्टी से है। वाई उदयगिरी केव्स आर वर्थ विजिट, क्यों उदयगिरी की गुफाएं विजिट के योग्य हैं, देखने के योग्य हैं। बिकॉज दे कंटेन सम ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स एंड आइकोनोग्राफी, क्योंकि वो रखते हैं कुछ सबसे पुराने हिंदू टेम्पल्स और आइकोनोग्राफी के, इसलिए ये देखने योग्य है। बिल्कुल सही है। वाई द केव्स ऑफ विदिशा गॉट इट्स नेम एज उदयगिरी, क्यों विदिशा की जो गुफाएं हैं उनका नाम उदयगिरी माउंट ऑफ सनराइज क्यों पड़ा। इट इज़ बिकॉज द डे ऑफ विंटर सोल्स्टिस द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द केव्स, नहीं, इट इज़ बिकॉज व्हेन द रॉक वॉज कार्व्ड आउट ऑफ दिस केव इट फेल ऑन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज़ बिकॉज गुप्ता हैड डिप रेवरेंस, ये इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि जब रॉक को कार्व किया गया, रॉक वॉज कार्व्ड आउट ऑफ दिस केव्स, जब इनसे चट्टान काटे गए तो इट फिल्ड ऑन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर सीधे पड़ता था, इसलिए इसका नाम उदयगिरी पड़ा। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरिए विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इन लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें द वीकनेस dash to availability and quality of services data were highlighted. The weakness related to availability and quality of services. लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें वीकनेस रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो उपलब्धता और क्वालिटी है सर्विसेज की, उसको हाईलाइट किया गया, उससे संबंधित वीकनेस या कमजोरी दुर्बलता को हाईलाइट किया गया। एडाप्टेशन हैज़ बिकम एन डैश पार्ट
ऑफ एनी क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजीज। एडेप्टेशन बन गया है एन यूजुअल पार्ट ऑफ एनी क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजीज। देखिए एन लिखा है, इसी से पता चल जा रहा है फोरमोस्ट तो होगा नहीं, रिक्वायर्ड तो होगा नहीं, या तो यूजुअल होगा या इंडिपेंडेंट होगा। और यूजुअल में भी यूजुअल के पहले एन नहीं लगता है, अ लगता है, क्योंकि यूजुअल शुरू होता है यू से, यू, और यह जो होता है ना, यह कॉन्सोनेंट लेटर होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एडेप्टेशन हैज बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ एनी क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजीज। कोई भी क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी बनाते हैं उसका एडाप्टेशन हो गया है, कैसा पार्ट बन गया है, इंडिपेंडेंट पार्ट। यूजुअल पार्ट ही होना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ एन नहीं, ए होना चाहिए। एडाप्टेशन मतलब उसके हिसाब से ढालना। ये बन गया है एक यूजुअल पार्ट, एक सामान्य हिस्सा हो गया किसी भी क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी का। The commodity futures market dash the price discovery process and provides a platform for price risk management in commodities। जो commodity futures market है वो facilitate करता है, सहायक बनता है प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस में, एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म देता है फॉर प्राइस रिस्क मैनेजमेंट इन कमोडिटीज़। एक्चुअली कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में क्या है ना कि कोई चीज़ की कीमत आगे बढ़ेगी घटेगी उसको लेकर के एक, ये भी एक शेयर मार्केटिंग जैसा है, उसी के बारे में कह रहा है कि कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट फैसिलिटेट करता है, सहायक होता है किस प्रोसेस में, तो प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस में, एंड प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, ताकि प्राइस में जो रिस्क है उस मैनेजमेंट करा जा सके कमोडिटीज़ में। यानी पहले ही एक बुक करके अमाउंट रख लीजिए ताकि आगे अगर कीमत बढ़े भी तो फिर आपको उसका फिक्र ना हो, चिंता ना हो। सिंस टूरिज्म डज नॉट फॉल अंडर अ सिंगल हेडिंग इन इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स, चूँकि टूरिज्म किसी सिंगल हेडिंग में नहीं आता इंडिया के नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स में, इट्स कंट्रीब्यूशन हैज़ टू बी, इसका जो योगदान है हैज़ टू बी गेस्ड, इसको गेस किया जाना पड़ता है। अब यहाँ कंक्लूड और एस्टिमेट लिखा हुआ है, तो यहाँ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है, ऐसे ही सी और डी बाहर हो गए। अप्रेज्ड और गेस्ड दो ही हो सकते हैं। अप्रेज का मतलब होता है कि किसी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका अप्रेजल, उसको जांच करके देखना कि कैसा रहा। मिनरल रिसोर्सेज आर, खनिज के जो संसाधन है, खनिज संसाधन, आर डैश, अनकॉमन है, अनकॉमन मतलब जो कॉमनली नहीं होता, स्कार्स बहुत कम है, इनकम्प्लीट अधूरा है, इनकंसिस्टेंट जो नियमित हो ऐसा नियमित नहीं है, अनियमित है। तो मिनरल रिसोर्सेज स्कार्स हैं, कम है, एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, उनको ढूंढना बहुत कठिन है। टू टेक वंस हैट ऑफ, अपना हैट ऑफ करना। टू फूल समवन, टू फील हॉट, टू प्लीज समवन, टू एडमायर समवन। टू टेक वंस हैट ऑफ, आप बोलते हैं हैट्स ऑफ, क्यों बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है? जैसे कहते हैं ना कि हैट्स ऑफ, जैसे किसी का आदर करते हैं तो आप तो भी उतार कैसे करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, तो आदर प्रकट करने का एक तरीका है। तो टू टेक वंस हैट ऑफ का मतलब होता है टू एडमायर समवन, किसी को बहुत प्रशंसा करना, आदर प्रकट करना उसके प्रति। गो गेटर, ये तो कल ही हमने बताया था, आपको नहीं बताया था। गो गेटर किसको बोलते हैं? रियल अचीवर, जो वास्तव में एक अचीवर है। अचीवर मतलब विजेता है, जो कोई चीज़ हासिल किया है। वन हु डज द राइट थिंग, जो सही कार्य करता है। वन हु रन्स अवे, जो भाग जाता है। एक ग्रीडी पर्सन, लालची व्यक्ति नहीं। रियल अचीवर को गो गेटर बोलते हैं। कोयर्स का मतलब होता है किसी को ज़बरदस्ती मजबूर करना कि वो कोई काम करे, पुश करना उसको लगातार। एन्चैंट का मतलब होता है इसको बार बार पुश करना किसी चीज़ को करने के लिए।
और एन्चैंट मतलब होता है मोहित करना। कजोल मतलब होता है बार बार निवेदन करना, करो करो, बार बार कहना कि करो करो। लीव मतलब छोड़ देना। प्रेशराइज दबाव बनाना। तो कोयर्स का मतलब होता है बार बार कहना, निवेदन करना। तो कोयर्स का क्या हो जाएगा? प्रेशराइज हो जाएगा, दबाव बनाना, प्रेशराइज। तो ये जो बार बार पुश करते हैं ना, इसमें जबरदस्ती शामिल होता है, जबरदस्ती। और इसमें कजोल में निवेदन शामिल होता है, इसलिए ये होगा नहीं, सिनोनिम बताना है आपको। डिवाउट मतलब बहुत ही, जैसे यू आर अ डिवाउट सपोर्टर ऑफ दिस पार्टी, मतलब इस पार्टी के बहुत ही कट्टर समर्थक हैं आप। तो डिवाउट मतलब होता है कट्टर। रिवेर्ड का मतलब होता है सम्मानित, जिसको सब आदमी सम्मान करता हो। लॉयल मतलब वफादार। पायस मतलब पवित्र। डिस्टेंट मतलब दूर। तो डिवाउट है यानी लॉयल है, लॉयल सपोर्टर, डिवाउट सपोर्टर। अ पर्सन हु स्टडीज द प्रोसेस ऑफ पीपल ग्रोइंग ओल्ड, एक व्यक्ति जो स्टडी करता है द प्रोसेस ऑफ पीपल ग्रोइंग ओल्ड, लोग जो बूढ़े हो रहे हैं उस प्रक्रिया का जो अध्ययन करता है, इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जेरोंटो का मतलब ही होता है ओल्ड मैन। गायना मतलब होता है महिला, तो गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है। ऑफ्थाल का मतलब आंख होता है, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आंख का डॉक्टर होता है, आई डॉक्टर होता है। तो ये वीमेन का डॉक्टर होती है, ये आई डॉक्टर होता है। पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? बीमारी का क्या कारण है, ब्लड टेस्ट करके बताना, है ना। तो ये टेस्ट, मेडिकल टेस्ट करता है, एग्जामिनेशन करता है, ताकि पता चले कारण क्या है रोग का। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, अगर बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के संख्या में, अमाउंट में अगर तेजी से वृद्धि है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन बोलते हैं। तो प्रोलिफरेशन का मतलब है बहुत तेज वृद्धि। प्रमोशन मतलब बढ़ावा। प्रोपेंसिटी मतलब उसके प्रति झुकाव, लगाव। पॉसिटी मतलब कमी, अभाव। academic life has became, तो बड़ा सिंपल हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एकेडमिक लाइफ हैज़ बिकम डिमांडिंग, आज का जो पढ़ाई लिखाई वाला क्षेत्र है, जीवन है, बहुत ही डिमांडिंग हो गया है, मतलब उसमें काफ़ी मेहनत लग रहा है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। तो एकेडमिक लाइफ हैज़ बिकम बन गया है, बहुत ही दुष्कर हो गया, कठिन हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? तो डिफरेंट जो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उसकी वजह से। टीनेजर्स आर स्पेशली प्रोन, स्केर्ड, रेजिस्टेंस, लायबल, यहाँ पे टू होना चाहिए था, टू एकेडमिक स्ट्रेस। प्रोन का मतलब होता है जो आसानी से उसके शिकार हो जाएं, आगोश में आ जाएं। स्केर्ड मतलब भयभीत। प्रोन मतलब संवेदनशील, जो आसानी से प्रभावित हो जाए किसी चीज़ से। रेजिस्टेंस का मतलब विरोध, नाउन है। लायबल मतलब उसके, लायबल मतलब जैसे इफ़ यू आर लायबल फॉर समथिंग, मतलब उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो टीनेजर्स जो हैं, जो 13 से 19 वर्ष के लोग हैं, उन्हें टीनेजर्स कहते हैं। आर स्पेशली प्रोन, वो ज़्यादातर प्रोन या कमज़ोर हैं टू एकेडमिक स्ट्रेस, मतलब उनको संभावना होती है कि उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित तनाव, स्ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज दे गो थ्रू सो मेनी पर्सनल
एंड सोशल चेंजेस, क्योंकि वो गुजर रहे होते हैं कई तरह के व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तनों से। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैश सॉल्यूशन, इसलिए डिज़ाइन करना इफेक्टिव जो असरकारी हो और एफिशिएंट कम पैसे कम समय में काम करे ऐसा फिजिकल कोलैटरल इंटरवेंशन कन्वेंशन सॉल्यूशन। फिजिकल मतलब शारीरिक, कोलैटरल मतलब होता है कोई मेन प्रक्रिया हो रही है उसके साथ होने वाला अनुषंगी, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप मध्यस्थता, यही होगा। तो एफिशिएंट इंटरवेंशन सॉल्यूशन रिक्वायर्स, इसके लिए क्या ज़रूरी है, अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग, बहुत कंप्लीट समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ द कॉज, इस कारण के बारे में, इन कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम के बारे में, ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस का कारण क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है, तब इसका एक इंटरवेंशन या सॉल्यूशन की पता चल पाएगा। एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ एनीवंस लाइफ, एग्जाम्स आर वन ऑफ द मोस्ट ईगर, more important, most crucial, more urgent aspects, most important, most crucial, जो एग्ज़ाम्स हैं आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट्स, जो सबसे निर्णायक एस्पेक्ट्स या पहलू हैं किसी के जीवन के, उनमें से एक होते हैं एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स आर स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन, एग्ज़ाम्स जो होते हैं स्ट्रेसफुल या तनावकारी होते हैं हर आदमी के लिए, वेदर दे आर स्टूडेंट्स और एडल्ट्स, चाहे वो विद्यार्थी हों या बड़े हों, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म वेल, हर आदमी चाहता है अच्छा प्रदर्शन करना, एंड नो वन वांट्स टू फेल, कोई फेल नहीं होना चाहता है, एज टू अवॉइड, ताकि अवॉइड करे बचे, एम्बिग्विटी अस्पष्टता, वांडरलस्ट, वांडरलस्ट मतलब घूमने का मन, स्नीक घुस जाना चुपके से, पर्पस because no one wants to fail as to avoid, ताकि बचे, purpose in future, ambiguity in future, फ्यूचर को लेकर ambiguity या अस्पष्टता रहेगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। हालांकि ये बहुत अच्छा वर्ड चॉइस नहीं है, ऑप्शंस में ही चारों वर्ड बहुत अजीब अजीब से हैं, ठीक नहीं है, बट आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस ambiguity इज द ओनली पॉसिबल आंसर, यही एकमात्र पॉसिबल आंसर है। सो एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन, हर आदमी के लिए एग्जाम स्ट्रेसफुल होता है, वेदर दे आर स्टूडेंट्स और एडल्ट्स, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे एडल्ट्स हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म वेल, हर आदमी अच्छे से प्रदर्शन करना चाहता है, एंड नो वन वांट्स टू फेल, कोई फेल नहीं करना चाहता है, एज टू अवॉइड, ताकि बचे एम्बिग्विटी इन फ्यूचर की, भविष्य को लेकर अनिश्चितता हो। आई कांट गेट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ waking at 6 in the morning. I can't get out of the habit मतलब मैं निकल नहीं पा रहा हूं, जो हैबिट है ऑफ वेकिंग एट 6 बजे उठने का, इन द मॉर्निंग में। वेकअप मतलब जगना होता है, यहाँ अप लिखना जरूरी है। सो आई कांट गेट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ वेकिंग अप एट 6 बजे उठने की जो आदत है मॉर्निंग में, उससे मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। यू वुड बी वेल एडवाइज्ड, मतलब आपके लिए अच्छा सलाह रहेगा, विल बी वेल एडवाइज्ड फॉर हैविंग द अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशंस बिफोर यू गो अब्रॉड। यू वुड बी वेल एडवाइज्ड, आपके लिए अच्छा सलाह रहेगा, टू गेट या टू हैव, कि आप ले लें द अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशंस, जो भी वैक्सीनेशन लेना है वो ले लें, टीकाकरण, बिफोर यू गो अब्रॉड, इससे पहले कि आप विदेश जाएं। सो विल बी वेल एडवाइज्ड टू डू समथिंग, इन्फिनिटिव आएगा, विल बी वेल एडवाइज्ड फॉर डूइंग समथिंग नहीं होगा। अब यहाँ इस क्या है, ये पढ़ने की आदत है, हर जगह आपको ये नहीं बताया जा सकता है। इस तरह से अगर हर जगह नियम बताएंगे तो 20-25 लाख नियम हो जाएगा, तो 100-150 साल लग जाएंगे आपको पढ़ने में इंग्लिश। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई आदमी, जैसे कोई टॉपर कहता है मैंने ये किताब पढ़ के और हमें सीख ली इंग्लिश, आप वो किताब लेके आओ। मेंस के 45 क्वेश्चंस होते हैं, आप 45 क्वेश्चंस ऐसा करो, किताब देख के लगाओ, 15 घंटे में लगाओ,
45 क्वेश्चन आधा घंटा नहीं 15 घंटे में लगाओ, किताब देख देख के लगाओ, 6 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे आप। तो ये जो टॉपर्स कह के निकल जा रहे हैं ना कि मैं ये किताब पढ़ा हूँ, ये सब फर्जीवाड़ा है, आप करके देख लो। कोई भी टीचर जो भी पढ़ा रहा है, जो कोर्स कंटेंट है, आप उस कोर्स कंटेंट को लेके बैठ जाओ, टीचर को ही लेके बैठ जाओ और 45 क्वेश्चन करो, 10 घंटे में करो आप 45 क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन कर पाते। तो इंग्लिश तो सिखा नहीं रहा है कोई, है ना। अब इसमें कैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कोई ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है, जब आप रीडिंग करते हैं ना, लिसनिंग करते हैं, तो पूरी इंग्लिश जो है स्वतः आती है। 2 महीने में आदमी बंगाल में रह के बंगाली सीख लेता है, पंजाब में रह के पंजाबी सीख लेता है। 1.5-2 साल का बच्चा जो इंग्लैंड में जन्मता है, इंग्लिश बोल रहा होता है। तो भाषा सीखने के लिए भाषा के साथ जुड़ाव, रीडिंग लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम रीडिंग लिसनिंग करते हैं तो अपने आप ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो यू वुड बी वेल एडवाइज्ड, ये स्ट्रक्चर है, दिमाग में बैठा हुआ है। यू वुड बी वेल एडवाइज्ड, आपके लिए अच्छा सलाह होगा टू डू दैट, कि ऐसा आप करें। अब वो 4+ing फॉर्म नहीं आएगा। सो यू वुड बी वेल एडवाइज्ड। अब ये चीज़ें हालांकि लिखी रहती हैं, अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी उठाएं, उसका ऐप में देखें, डिक्शनरी में देखें, तो अगर वेल एडवाइज्ड स्ट्रक्चर होगा तो उसके बाद बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा कि टू डू समथिंग होता है। तो ये जो यूसेज है ना, पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि यूसेज की संख्या लाखों है, वो स्वतः आ जाता है। तो इंग्लिश आसान चीज़ है, लेकिन पढ़ने का तरीका तो आना चाहिए। तो छोटी चीज़ है, आसान चीज़ है, लेकिन उसको आप कठिन बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, जस्ट बिकॉज यू स्टडी इट इन अ रॉन्ग वे। तो यू वुड बी वेल एडवाइज्ड, आपके लिए अच्छा सलाह होगा टू गेट या टू हैव द अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशंस, कि आप ले लें जो भी उचित वैक्सीनेशन हैं बिफोर यू गो अब्रॉड, इससे पहले कि आप अब्रॉड जाएं। अब्रॉड जो होता है ना, एडवर्ब वर्ड होता है। अब इसके पहले टू नहीं लगाते हैं, है ना। द इंडस्ट्री हैड अ ड्यूटी इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द डेंजर्स। द इंडस्ट्री हैड अ ड्यूटी, इंडस्ट्री का ड्यूटी था, कर्तव्य था, टू इन्फॉर्म, कि वो इन्फॉर्म करे। ड्यूटी जो नाउन है ना, अब इसका यूसेज आप देखेंगे, ड्यूटी टू डू समथिंग होता है। सो द इंडस्ट्री हैड अ ड्यूटी, उसकी ड्यूटी थी टू इन्फॉर्म द पब्लिक, कि वो जनता को इन्फॉर्म करे अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द डेंजर्स, कि खतरों की क्या सीमा है, किस हद तक का खतरा है। हैविंग बीन रेड द नोट suddenly reminded me of my appointment with Angela. रीडिंग द नोट को पढ़ना, नोट मतलब कोई लिखी हुई बात। तो उस जो नोट था उसको पढ़ना, सडनली रिमाइंडेड मी, उसने अचानक याद दिलाया मुझे, ऑफ माई अपॉइंटमेंट, कि मेरा अपॉइंटमेंट था, मिलने का तारीख तय हुआ था विद एंजेला के साथ। तो रीडिंग द नोट जो है ना, ये सब्जेक्ट है। सडनली अचानक, रिमाइंडेड ये वर्ब है, मी, ऑफ माई अपॉइंटमेंट, कि मेरा अपॉइंटमेंट था विद एंजेला के साथ। आई वॉज इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड था, टू रीड इन द पेपर दैट साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट हाउ टू टॉक टू व्हेल्स। देखिए, आई वॉज इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टेड टू रीड। एक्चुअली देखिए, इंटरेस्टेड के बाद इन्फिनेटिव तब लगाते हैं जब आप कोई चीज़ किए और उससे आपको मज़ा आने लगा, है ना। तो जब मैंने पढ़ा पेपर में कि साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट, साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ लिया है हाउ टू टॉक टू वेल्स, कैसे वेल से बात करते हैं, तो मेरे मन में बड़ा क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट जगा कि और पढ़ा जाए, जाना जाए इसके बारे में। सो आई वॉज इंटरेस्टेड टू रीड। इतना सिंपल सवाल है। यू मस्ट इन अ हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। यू मस्ट हरी, ये वर्ब लगाना पड़ेगा ना, आपको जल्दीबाजी करनी होगी, अन्यथा अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस कर जाएंगे। यू मस्ट हरी होना चाहिए। द बॉय हैड रन अवे, लड़का भाग चुका था, बिकॉज ही कुडंट स्टैंड, वो सह नहीं सका, हिज फादर बीट अप हिम, क्योंकि वो सह नहीं सका, हिज फादर बीट हिम, कि उसके पिता उसको मारें, फॉर वन मोर डे, एक और दिन।
द बॉय हैड रन अवे, बच्चा भाग गया था, लड़का भाग गया था, बिकॉज ही कुडंट स्टैंड, वो सह नहीं सकता था कि उसके पिता मारे उसको, बीट हिम अप वन मोर डे, एक और दिन, बीट हिम अप फॉर वन मोर टाइम होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर ठीक है, बीट हिम अप वन मोर, अब फॉर हटा दीजिए। द बॉय हैड रन अवे, बच्चा लड़का भाग गया था, क्योंकि ही कुडंट स्टैंड, वो सह नहीं सकता था कि उसके पिता बीट हिम अप, उसको पीटे वन मोर डे, एक और दिन। ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स। एक आपको बता दें, अगर लास्ट होगा ना तो उसके पहले सिंस आता है, और अगर द लास्ट होगा ना, यहाँ पे कोई भी नाउन तो रहेगा ही, द लास्ट होता है तो फॉर होता है, चॉइस याद रखिएगा। He was looking into his book, वो अपने किताब में, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट। सो ही वॉज लुकिंग इनटू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स बट कुडंट फाइंड इट, वो ढूंढ रहा था अपनी किताब को, तो ढूंढने के लिए लुक इनटू नहीं, लुक फॉर होता है। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक, वो किताब ढूंढ रहा था फॉर द लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से, बट कुडंट फाइंड इट, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया इसको। द इंटरव्यूज मतलब जिनका इंटरव्यू होना था, इंटरव्यूअर वो होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। द इंटरव्यूइज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट, धीरे धीरे वो धैर्य खो रहे थे। एज दे वर लेफ्ट टू कूल देयर हील्स, क्योंकि उनको छोड़ दिया गया कि वो इंतजार करते रहे इन द वेटिंग रूम में फॉर आवर्स, घंटों के लिए। द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज, क्योंकि दे वर लेफ्ट नहीं, दे हैड बीन लेफ्ट, उनको छोड़ दिया गया था, एक काम और पहले हो गया है ना। जब वो धीरे धीरे इम्पेशेंट हो रहे थे उसके पहले ये काम हो चुका है, तो पास्ट में क्या है ना, एक समय पीछे गए और फिर उसके और एक बार पीछे गए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। द इंटरव्यू इज स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट हो रहे थे एज, क्योंकि दे हैड बीन लेफ्ट, उनको छोड़ दिया गया था, टू कूल देयर हील्स, कि वेट करें इन द वेटिंग रूम में फॉर आवर्स, घंटों के लिए, कई घंटों के लिए। पुअर पोस्चर में स्ट्रेन नेक मसल्स, अगर खराब पोस्चर होगा, खड़ा होने और बैठने का पोस्चर या ढंग जो ढांचा है अगर वो खराब है, इट में स्ट्रेन नेक मसल्स, तो नेक मसल्स को स्ट्रेन कर सकता है, उस पर दबाव डाल सकता है। वेदर यू आर लीनिंग ओवर योर कंप्यूटर, चाहे आप कंप्यूटर पे लीन ओवर कर रहे हैं, और हंचिंग ओवर योर वर्क स्टेशन, या आपने वर्क स्टेशन पे हंच ओवर मतलब ऐसे कुबड़ निकाल के ऐसे बैठे हुए हो। हाउएवर, हालांकि नेक पेन में ओकेजनली बी एन इंडिकेशन, गर्दन में दर्द कभी कभी ये एक इंडिकेशन हो सकता है फॉर मोर सीरियस इशू, की कोई और सीरियस इशू है। नेक पेन इज अ फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द एक बार बार आने वाली समस्या है अमॉन्ग मेनी पीपल, बहुत लोगों में दीज डेज आजकल। इफ़ योर नेक पेन इज accompanied by numbers और lack of strength, अगर आपका जो पेन है इज accompanied by, मैं उसके साथ अगर हो रहा है नंबनेस होना चाहिए, या लैक ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति कम है इन योर आर्म, अपने हाथों में और हैंड्स में, और इफ़ यू एक्सपीरियंस शूटिंग पेन, शूटिंग में मतलब तेज़ी से आने वाला अगर दर्द हो रहा है इनटू योर शोल्डर में और डाउन योर आर्म के नीचे, यू शुड सीक मेडिकल अटेंशन, तो आपको मेडिकल अटेंशन ढूंढने की, लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसमें होगा नेक पेन इज़ अ फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम, सी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक पेन सी के बाद ए होगा, क्योंकि इसमें दोनों में ए ऑप्शन है। तो नेक पेन एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है आजकल कई लोगों में। ए, पुअर पोस्चर जो है स्ट्रेन करता है नेक मसल्स को, चाहे आप कंप्यूटर पे या वर्क स्टेशन पे आप झुक के बैठे हों। हालांकि नेक पेन ओकेजनली कभी कभी एक इंडिकेशन हो सकता है और सीरियस इशू का, बी, ठीक है ना। तो सी ए बी, फिर लास्ट में डी। अगर आपके नेक पेन में के साथ साथ नंबनेस है, नंबनेस मतलब सुन्न हो गया है, या स्ट्रेंथ की कमी है आपके आर्म्स में,
या हाथों में, और इफ़ यू एक्सपीरियंस शूटिंग पेन, या आपको शूटिंग पेन होता है इनटू योर शोल्डर, आपके कंधों में और डाउन योर आर्म, बाँह से नीचे, यू शुड सीक मेडिकल अटेंशन, तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। When this extra water vapor condenses, जब ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर या जो अतिरिक्त भाप है कंडेंस या संघनित होता है इनटू प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेट होकर बूंद बनता है, इट रिजल्ट्स इन हेवियर रेन, तो ये परिणत होता है कि भारी बारिश होती है, और इफ़ इट्स कोल्ड इनफ या बहुत ठंडा हो तो हेवियर स्नो, भारी स्नो बर्फबारी होता है। द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर, अतिरिक्त 4% वाटर वेपर होल्ड कर सकता है फॉर एवरी एडिशनल 1 फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग, अगर हर अतिरिक्त 1 फ़ारेनहाइट की वार्मिंग हो तो, गर्मी बढ़े तो। मोर वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, और ज़्यादा पानी इवापोरेट होता है मिट्टी से, पौधों से, झीलों से, समंदर से, एज दिस एटमॉस्फेयर वार्म्स, जैसे जैसे वातावरण गर्म होता है। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो सबसे स्पष्ट इंडिकेशन है, संकेत है क्लाइमेट चेंज के, इज हेवियर रेनफॉल, और ज़्यादा भारी बारिश। सबसे पहले तो डी ही होगा, और डी के बाद सी, कि मोर वाटर इवापोरेट होता है जैसे जैसे एटमॉस्फेयर गर्म होता है, सी। ठीक, फिर बी, एटमॉस्फेयर स्टोर कर सकता है अतिरिक्त 4% वेपर हर एडिशनल 1 फ़ारेनहाइट का अगर वार्मिंग होगा तो, ए। और जब यही एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस करता है तो या तो भारी बारिश होती है या भारी स्नोफॉल होता है। डी सी बी इज द राइट आंसर। अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस, एक पैंथर के बारे में खबर बताई जा रही है कि टू हैव ब्रोकन इनटू, जबरदस्ती घुस गया था घर में, स्टडी कल, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय की तलाश में। द विलेजर्स हर्ड दिस क्राइज, हिज क्राइज, गाँव वालों ने उसके रोने की आवाज़ सुनी, रैन टू द हाउस, घर में की तरफ दौड़े, बट द स्केर्ड एनिमल हैड रन अवे, डरा हुआ जानवर भाग गया था, थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर, बाय देन तब तक। इट सीक्रेटली स्लाउच्ड इनटू अ रूम, ये धीरे धीरे करके से दुबे पाँव से घुस गया इनटू अ रूम, कमरे में, वेयर अ यंग मैन नेम्ड जॉनी, जहाँ पे एक छोटा मतलब जवान लड़का जॉनी नाम का सो रहा था। वो सडनली वोकअप, जो अचानक उठा, एंड रियलाइज्ड, महसूस किया, दैट द बीस्ट वॉज रोमिंग अराउंड हिज बेड, कि वो जंगली जीव उसके बेड की इधर उधर घूम रहा था। जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम, बिल्कुल जब वो पैंथर उसके ऊपर कूदने वाला था, ही स्विफ्टली शॉट आउट ऑफ बेड, वो तेजी से बेड से कूद पड़ा, एंड हिड इन अ क्लोजेट, और एक अलमारी में छुप गया। तो सबसे पहले तो ए होगा कि एक पैंथर के बारे में कहा जा रहा है कि घुस गया है कमरे में, ये छुप के घुस गया उसके कमरे में जहाँ वो सो रहा था, सी, ए सी, फिर डी, जैसे वो कूदने वाला था उसके ऊपर, वो छुप गया क्लोजेट में। लास्ट में भी विलेजर्स उसकी आवाज़ सुने, और जब आए तो देखे पैंथर भाग गया था। तो ए सी डी बी होना चाहिए, ए सी डी बी। वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, हम लोग जो स्वभाव से ही सोशल क्रिएचर्स हैं, मतलब सामाजिक प्राणी हैं। अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड, थोड़ा सा एकांतवास, एज एवरीवन फ्रॉम द थोरो टू प्राउस्ट हैव रिटन अबाउट, जैसा कि सबने लिखा है, थोरो ने भी, प्राउस्ट ने भी, ये सब सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है, इज, ये जो सॉलिट्यूड है, एकांतवास है, इज वन ऑफ आवर मोस्ट पावरफुल टूल्स, ये सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है, फॉर डिस्कनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग, डिस्कनेक्ट करने का समाज से और रिचार्ज करने का। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, यू नीड टू लॉक योर सेल्फ अवे, कि आप अपने आप को लॉक कर लें, लोगों से दूर कर लें, इन अ रूम, कमरे में, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। हाउएवर, हालांकि ऑल दैट टाइम विद पीपल, ये जितना जो टाइम होता है लोगों के साथ, टेक्स इट्स टोल, अपना इसका खुद का बुरा प्रभाव होता है। टोल होता है मतलब इसका भी अपना कष्ट है। तो वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, हाउएवर, हालांकि ऑल दैट टाइम विद पीपल, जितना समय हम लोगों के साथ बिताते हैं, उसका भी अपना एक टोल या एक हानिकारक प्रभाव होता है, ए डी। फिर बी, कि थोड़ा सॉलिट्यूड, जैसा कि सबने लिखा है, एक मोस्ट पावरफुल टूल्स में से एक है, हम डिस्कनेक्ट करने और रिचार्ज करने के लिए। तो ए डी, फिर बी, फिर सी। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन के अंत में अपने आप को सबसे दूर करके लॉक कर लें किसी कमरे में। सो ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए सोशल क्रिएचर्स,
however all this time with people. ADBC, हाँ ठीक है, ADBC सही है. She has allowed to use her phone. He was noticed to put the note in his pocket. She heard them quarrel over the cricket match. The bomb I heard the bomb exploding. सब में एरर बताना है. She is allowed to use her phone. देखिए कुछ verbs हैं. कौन कौन से verbs हैं? तो allow, permit, advise, कौन कौन से? advise, allow, permit. ये सब ऐसे verbs हैं कि इनके बाद सीधे वर्ब का ing फॉर्म आता है, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट आता है तब इन्फिनेटिव आता है. तो अलाउड के बाद सीधे अगर आएगा तो वर्ब का ing फॉर्म आएगा. शी हैज़ अलाउड यूजिंग हर फोन. उसने अनुमति दे दी है कि हम उनका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं. या ऐसे हो सकता था कि शी हैज़ अलाउड अस. उसने अलाउ कर दिया हमें टू यूज़, कि हम यूज़ करें हर फोन, उसका फ़ोन. तो ये somebody अगर आएगा तब इन्फिनेटिव आएगा, नहीं सीधे अगर इस्तेमाल करना है तो वर्ब का ing फॉर्म आएगा. ये इन वर्ब्स के साथ, एडवाइस, अलाउ, परमिट के साथ. ही वॉज नोटिस्ड, उसको नोटिस किया गया. टू पुट द नोट इन हिज पॉकेट, नोट रखते हुए उसको देखा गया. पॉकेट में नोट रखते हुए उसको देखा गया. ही वॉज नोटिस्ड, उसको नोटिस किया गया. नोटिस के बाद टू पुट नहीं होता है. ही वॉज नोटिस्ड पुटिंग, उसको नोटिस किया गया. नोटिस का जो पैसिव फॉर्म बनाते हैं ना, तो नोटिस का जो पैसिव फॉर्म होता है उसमें इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं आता है. दो वर्ड्स ऐसे हैं, नोटिस और वॉच. तो ही वॉज नोटिस्ड पुटिंग द नोट इन हिज पॉकेट. उसको नोटिस किया गया, लोगों द्वारा देखा गया नोट रखते हुए अपने पॉकेट में. शी हर्ड देम, उसने सुना उनको. क्वारल, लड़ते हुए. देखिए सी, हियर, वॉच, नोटिस, ये जो वर्ब्स है ना, इनके बाद somebody do something होता है, somebody doing something भी होता है, दोनों होता है. तो जब आप ये बोलते हैं कि see, hear, watch, notice, somebody do something, मतलब आपने वो पूरा काम करते हुए देखा है, शुरू से अंत तक वो प्रोसेस को देखा है, तो बेयर इन्फिनेटिव आता है. लेकिन अगर बीच में एक झलक मात्र देखा है, पूरा शुरू से अंत तक नहीं देखा है, तो वर्ब का ing फॉर्म आता है. ये ध्यान रखना है. तो शी हर्ड देम, उस महिला ने सुना उन लोगों को, क्वारल, लड़ते हुए शुरू से अंत तक.
ओवर द क्रिकेट मैच को लेकर उनको लड़ते हुए उसने सुना। भाई एक बाहर खड़ी रही होगी, उस शुरू से अंत तक उसने सुना, जिसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। आई हर्ड द बॉम्ब, मैंने सुना बॉम्ब को एक्सप्लोडिंग, फटते हुए। बॉम्ब को पूरा फटते हुए शुरू से अंत तक नहीं सुना, बीच में कहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉम्ब फटने की प्रक्रिया बहुत छोटी प्रक्रिया है, 1 सेकंड से भी कम की है। तो जब भी आप बॉम्ब फटने की सुनेंगे तो शुरू से अंत तक ही सुनाई पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में सुनेंगे आप, क्योंकि प्रक्रिया ही इतनी छोटी है। तो आई हर्ड द बॉम्ब एक्सप्लोडिंग नहीं हो सकता, आई हर्ड द बॉम्ब एक्सप्लोड, मैंने सुना बम को फटते हुए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। She had difficulty the text. She had difficulty reading, in reading, to read, for reading। क्या हो सकता है यहाँ पे, बताइए। I'm not afraid of playing against them। I'm not afraid to play against them, या for playing against them। Will you help me to do in doing my homework। क्या आप होमवर्क कराने में मेरी मदद करोगे। She had difficulty, उसको कठिनाई हुई या कठिनाई होती थी, रीडिंग पढ़ने में, इन रीडिंग पढ़ने में, टू रीड गलत है, फॉर रीडिंग गलत है। तो डिफिकल्टी नाउन के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म या इन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, प्रीपोजिशन फ्रेज दोनों हो सकता है। तो शी हैड डिफिकल्टी, उसको कठिनाई होती थी पढ़ने में, टेक्स्ट को, जो लिखी हुई चीज़ थी उसको पढ़ने में कठिनाई होती थी। तो शी हैड डिफिकल्टी रीडिंग द टेक्स्ट, इन रीडिंग द टेक्स्ट, बोथ आर करेक्ट। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं भयभीत नहीं हूँ, ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ खेलने को लेकर मुझे डर नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड टू प्ले अगेंस्ट देम, आई एम नॉट अफ्रेड फॉर प्लेइंग अगेंस्ट देम। अफ्रेड के बाद ऑफ डूइंग समथिंग भी हो सकता है, अफ्रेड टू डू समथिंग भी हो सकता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मुझे सहायता करेंगे, डू माई होमवर्क, टू डू माई होमवर्क, इन डूइंग माई होमवर्क। तो हेल्प के बाद तीनों सही है। हेल्प समबडी डू समथिंग भी सही है, हेल्प समबडी टू डू समथिंग भी सही है, हेल्प समबडी इन डूइंग समथिंग भी सही है। ऑल थ्री आर करेक्ट। सो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, विल यू हेल्प मी डू माई होमवर्क, टू डू माई होमवर्क, इन डूइंग माई होमवर्क। तो हेल्प समबडी के बाद जो वर्ब आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव, इन डूइंग, यानी इन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, तीनों पॉसिबल है। ऑल द थ्री आर पॉसिबल। ठीक है, they all knew what was I thinking about then। My both parents lived
abroad when I was a child. Which of these girls dance best? According to me, money is not a very powerful thing. What is said to the people who are responsible for this. They all knew, वो सब लोग जानते थे. What was I thinking about then? देखिए ये सब्जेक्ट है, they all knew, जानते थे वर्ब है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो आया है ये क्या है, ये नाउन क्लॉज. आपको पता है कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आता है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है. तो व्हाट आई वॉज थिंकिंग होगा. वे सब लोग जानते थे व्हाट आई वॉज थिंकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में सोच रहा था तब. माई बोथ पेरेंट्स, आपको मालूम है पेरेंट्स नाउन है, इसके पहले जो डिटर्मिनर लगा है इसका क्रम ऑर्डर गलत है. आपका पहले होना चाहिए था ग्रुप बी डिटर्मिनर फिर ग्रुप ए डिटर्मिनर. बोथ माई पेरेंट्स, दोनों मेरे पेरेंट्स रहते थे एब्रॉड, ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है विदेश में, और इसका एक और मतलब होता है विदेश को. तो ध्यान रखना है इस एब्रॉड के पहले ना तो टू आता है ना इन आता है, ठीक है. एब्रॉड के पहले ये दो चीज़ें नहीं आती हैं. क्यों नहीं आती? क्योंकि एब्रॉड खुद ही एडवर्ब है. बोथ माई पेरेंट्स लिव्ड, रहते थे. प्रेपोजिशन क्यों नहीं आता इसके पहले? क्योंकि आपको मालूम है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आता है. ये नाउन है ही नहीं, एब्रॉड एडवर्ब है. इसका अर्थ होता है विदेश में या विदेश को, इसलिए टू या इन लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो मेरे दोनों पेरेंट्स रहते थे अब्रॉड विदेश व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था. विच ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से कौन से या कौन सी डांस बेस्ट, सबसे अच्छा नाचती है. बेस्ट कह देने का मतलब ही है ये एडवर्ब है. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ द लगता भी है और द नहीं भी लग सकता है. सो बोथ वेज इट्स करेक्ट. तो एडवर्ब का काम कर रहा है. वेल मतलब अच्छे से, बेटर मतलब ज़्यादा अच्छे से, बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से. सबसे ज़्यादा अच्छे से नाचने वाला कोई एक ही होगा. तो विच ऑफ दिस गर्ल्स, इन लड़कियों में से कौन सी, ये डांस नहीं होगा, क्या होगा, डांसेस, नाचती है बेस्ट, सबसे अच्छा. अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू अस नहीं होता. दो चीज़ नहीं होता, मी नहीं होता, अस नहीं होता. बाकी कुछ भी हो सकता है. मेरे अनुसार, हम लोगों के अनुसार, इसके लिए आपको कहना पड़ेगा इन माई ओपिनियन, इन आर ओपिनियन, इन माई व्यू, इन आर व्यू. तो आपको बोलना पड़ेगा इन माई व्यू या इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से. एज आई थिंक मनी इज नॉट अ वेरी पावरफुल थिंग. मनी कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ नहीं है. वॉट इज सेड, जो उसने कहा, जो उसने कहा टू द पीपल, लोगों से. ये पूरा क्लॉज है, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है. जो उसने लोगों से कहा, नाउन क्लॉजेज आर ऑलवेज सिंगुलर. 99.9% दे आर सिंगुलर. तो वॉट इज सेड टू द पीपल, जो बात उसने लोगों से कही, वो बात वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो बात जिम्मेदार थी फॉर दिस, इस चीज़ के लिए. तो कभी भी नाउन क्लॉज या इन्फिनिटिव या जेरेंट सब्जेक्ट का काम करता है, दैट्स singular, and so we always use singular compatible verb with that subject. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye.